अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। मैं हूं मुनीब आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं होंगे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और जनाब आज हफ्ते का पहला दिन है जिसको हम पीर का दिन कहते हैं, मंडे का दिन कहते हैं, मंडे ब्लूज़ भी कहा जाता है। अब इससे शुरू करने के लिए ना एक मनसूबाबंदी मुस्बत रवैये के तहत वीक के पहले दिन का आगाज़ अच्छे से किया जा सकता है। आप अपने हफ्ते का आगाज़ एक अच्छे नाश्ते के साथ, कुछ एक्सरसाइज के साथ या किसी ऐसे काम से कर सकते हैं जो आपको पसंद हो, और उसमें हमारा प्रोग्राम भी आ सकता है कि आप उसको भी देख सकते हैं। अब होता क्या है कि इसके अलावा आप अपने दिन की प्रॉपर एक प्लानिंग करें, अपने गोल्स मुकर्रर करें, और ये प्लान्स आपको मकासद के हसूल में मज़ीद कामयाबी में मदद देते हैं। अब वीक के पहले दिन को मुस्बत तरीके से शुरू करने के लिए सबसे पहला और बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम होता है कि बहुत अच्छा नाश्ता किया जाए, तगड़ा नाश्ता किया जाए। और क्योंकि एक सेहतमंद और भरपूर नाश्ता ना हमें तवन्नाई देता है और ये दिन भर तवज्जो मरकूज़ रखने में भी हमारी मदद कर सकता है। दूसरे नंबर पे क्या आता है? दूसरे नंबर पर आती है वर्जिश, जिसको हम अपना मामूल बना लें। वर्जिश ना सिर्फ हमें जिस्मानी तौर पर बड़े अच्छी और सेहतमंद बना रहे होते हैं, बल्कि ज़हनी सेहत के लिए भी हमारी एक्सरसाइज वर्जिश करना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तमाम तजावीज़ पर अमल करके हम सब अपने वीक का आगाज़ जो है ना एक मुस्बत और बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। तो हमने तो अपने वीक का आगाज़ कर लिया, अपने दिन का आगाज़ कर लिया है, तो उम्मीद करते हैं कि आपके दिन का भी आगाज़ अच्छा हुआ होगा और आगे का पूरा वीक भी जो है ना वो हमारे साथ आप लोगों का बहुत बहुत अच्छा गुजरेगा। तो ये तो जनाब बात होगी मंडे ब्लूज़ के हवाले से कि मंडे का दिन किस तरह का उसका आगाज़ हमें करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं जनाब सेहत के हवाले से। और जिस तरह मैं अपनी इंट्रो में बात करी थी कि जब भी अपने दिन का आगाज़ करें सबसे पहले जो एक चीज़ होनी चाहिए वो हमारा नाश्ता, और बड़ा ही भरपूर नाश्ता, बड़ा मज़े का नाश्ता होना चाहिए ताकि हमारा जो पूरा दिन है ना वो एनर्जेटिक गुजरे। और आजकल नाश्ता क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, हब्स बहुत ज़्यादा है, तो बहुत हैवी नाश्ता भी नहीं किया जा रहा और बच्चे तो वैसे भी नहीं पसंद करते हैं। हल्का फुल्का सा नाश्ता वो कहते हैं जी हमें सुबह दिया जाए। तो आज ऐसी ही मज़ेदार सी जो रेसिपीज़ लेकर आए हैं वो भी अंडों की, कि अंडे तो हर कोई खाना पसंद करता है और इस गर्मी में तो बहुत से लोग कहते हैं जी हम अंडे नहीं खा सकते क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो दोनों एक्सट्रीम पर लोग मिलते हैं हमें घर में, कोई खा रहा होता है, कोई नहीं खा रहा होता। तो आज की जो रेसिपीज़ है ना वो सबके लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो इस पर हमें आज हाफिज़ा मलिहा ने जो है ना वो ज्वाइन किया है, शेफ़ है, प्रोफेशनल शेफ़ है। तो उनकी तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं कि वो किस तरह की जो एग रेसिपीज़ हमारे लिए लेकर आई हैं। मलिहा आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। मलिहा आज हम एग रेसिपीज़ आप हमारे लिए लेकर आई हैं, किस तरह की एग रेसिपीज़ है? ठीक है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एग मैं आपके साथ शेयर करूँगी रेसिपीज, जिसमें है एक फहीता ऑमलेट, सेकंड है मिक्स वेजिटेबल ऑमलेट, वाओ, जो कि डिफरेंट हर्ब्स के साथ मैं यूज़ करूँगी बनाने के लिए। ठीक तो है, रेसिपी की तरफ स्टार्ट करते हैं। चलें ठीक है। सबसे पहले एग ब्रेक करेंगे। आज का नाश्ता आप लोगों ने यही करना है घर में, इसकी प्रिपरेशन साथ साथ ना शेफ़ मलिहा के साथ शुरू कर दें। 2 होल एग्स ले लेंगे। ठीक है। कुछ लोगों को कैलोरीज का इशू होता है कि हम कैलोरीज बहुत ज़्यादा काउंट करके यूज़ करते हैं। तो जो कैलोरीज ज़्यादा होती हैं वो होती हैं एग योक में। एग योक भी सेपरेट यूज़ कर सकते हैं, एग वाइट भी सेपरेट कर सकते हैं आप यूज़, लेकिन मैं होल एग यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले स्पाइसेस में मैं ऐड करूँगी चिकन पाउडर। चिकन पाउडर हाफ टी स्पून। सॉल्ट की क्वांटिटी एज टू टेस्ट है। ठीक है, हाफ टी स्पून। ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून। इसमें जो चीज़ जाएगी वो है फ्लावर। फ्लावर जाएगा हाफ टेबल स्पून। अच्छा, हाफ टेबल स्पून फ्लावर में ऐड करूँगी एंड 1 टेबल स्पून क्रीम।
क्रीम भी जाएगी, क्रीम भी ऐड करूंगी, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग नहीं एग पसंद करते खाना, लेकिन उनके लिए एक हेल्दी और बहुत एक यमी टेस्ट डेवलप करने के लिए क्योंकि हम थक गए हैं ये फ्राई खा के ऑमलेट जो सादे वाला है जी, नमक मिर्च डाली और अंदर जो है ना एग को बीट किया और हमने खा लिया। तो आज थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपीज है जो आपके लिए शेफ मलिया लेकर आई हैं कि आप सुबह जब उठकर नाश्ता बनाएं अपने लिए भी और किसी के लिए भी, तो ज़रा मज़ेदार लगे और खाने में भी अच्छा लगे। जो पुरानी 2 रेसिपीज़ हैं हमारी एग्स की, अब वो ख़त्म हो गई है, तो ये आज की जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इशू होता है, प्रॉब्लम है कि वो वेजिटेबल्स नहीं खाना पसंद करते हैं, ठीक है, इसके अलावा एग भी खाना पसंद नहीं करते। अगर उनको एक डिफरेंट फ्लेवर में दिया जाए तो कैसी बात है कि वो ज़रूर खाना पसंद करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ठीक है, मैं भी शेफ मलिया के पास चले जाती हूँ, कुछ हेल्प करा दूंगी उनकी भी। थैंक यू। घर मेरी अम्मी देखेंगे, कहेंगे घर पे तो नहीं कराती, इधर ही करा रही हो, घर पे भी करा दिया करो। ओरिगेनो पाउडर मैं इसमें यूज़ करूँगी 1 टीस्पून। ओके। स्पाइसेस आप अपनी मर्जी से भी एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये वाली रेसिपी का नाम क्या है? फहीता ऑमलेट। फहीता ऑमलेट, ओके। हमने सिर्फ इसमें 2 होल एग्स डाले हैं, जी जी, नमक अपनी मर्जी का, जी जी, काली मिर्च डाली है और चिकन पाउडर डाला है, फ्लावर ऐड किया, ओके, और उसके बाद क्रीम ऐड ऑन की है, ठीक है। ऑलिव ऑयल ऐड करूंगी 1/2 टीस्पून। ठीक है। एग ऐड करेंगे, ओके। स्टफिंग आप अपनी मर्जी से भी एडजस्ट कर सकते हैं, एक बेसिक रेसिपी की मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। ओके। स्पाइसेस आप अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ लोगों को स्पाइसी इवन होने के साथ साथ उनको सॉल्ट एंड पेपर जस्ट ऐड करना होता है। अच्छा, उसके अलावा कोई चीज़ ऐड नहीं करनी होती, वो भी कर सकते हैं। अच्छा, हमने इसमें सिर्फ सॉल्ट एंड पेपर डाला, हमने वो रेड चिलीज नहीं डाली? नहीं, रेड चिलीज नहीं ऐड की। अच्छा, मैं जब शेफ मलिया इस तरह का ऑमलेट बनाती हूँ ना, कभी जब मेरा दिल कर जाए, जब छुट्टी हो मेरी, वैसे तो इधर होती हूँ सुबह, तो फिर मैं इसको ना ऊपर से कवर कर देती हूँ, वो आराम से 10-15 मिनट तक ना बिल्कुल लो फ्लेम पर पकता है ना, तो वो इतना मजे का बन जाता है, बहुत अच्छा, कि वो फ्लफी सा भी और वो बहुत मजे का बन जाता है। ठीक है, अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चिकन फिलिंग। चिकन फिलिंग, जी, ओके। इसमें आप मटन फिलिंग भी कर सकते हैं, काफ्ता फिलिंग भी कर सकते हैं, चिकन टिक्का फिलिंग भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। ठीक है। अगर आपको पसंद है चीज़ ऐड करना तो आप चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, वो ज़रा एक्स्ट्रा यमी फ्लेवर हो जाएगा। ठीक है। फ्लेम में थोड़ा और स्लो कर देती हूँ। जस्ट रोल कर देंगे। ओके, दैट्स इट। ठीक है। ये चिकन आप बना के भी घर पे रख सकते हैं, श्रेड करके, और इजीली सुबह निकाला और इसको ना अंडे में डाल के खा लिया। ये हाई प्रोटीन आपका जो है ना ब्रेकफास्ट के लिए आपका एग रेसिपी जो है ना आपकी जो है वो रेडी हो गई है। और यही जब आप बाहर खाने जाते हैं ना अच्छे रेस्टोरेंट में, और यही वाला अंडा आपको आराम से ना 2000-2500 का मिलता है, इससे कम नहीं मिलता। और क्या डाला है इसमें हमने? कुछ भी नहीं है। आप रेगुलर जो भी कोई भी आपकी लेफ्ट ओवर चीजें हैं आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी सब्जी बची है कुछ, आप उसको ऐड ऑन कर ले। आपका चिकन जो अवेलेबल होता है आपके पास ऑलरेडी, जो है ना वो ऐड ऑन कर ले। 1-2 आपकी अगर बोटी बच गई है तो आप उसको श्रेड करके तो आप उसमें वो देखिए इतना मज़े का जो है ना वो हमारी एक एग रेसिपी बन गई है। ठीक है, सेकंड रेसिपी की तरफ आते हैं। सेम हमारे पास 2 होल एग्स होंगे। ठीक है, सेम एज इट इज इसमें भी मैंने 1/2 टेबल स्पून ऐड किया, हमने डाल दिया है, फ्लावर डाल दिया है। ठीक है, कर दिया। फ्लावर इज कंपल्सरी?
एक ऑमलेट बैटर अच्छा बन जाएगा, उसका टेक्सचर अच्छा करने के लिए उसको स्किप भी कर सकते हैं। सम टाइम ऐसा होता है ग्लूटेन पर्सन, जिनको ग्लूटेन से एलर्जी होती है, ठीक है, वो स्किप कर सकते हैं, वो स्किप करते हैं तो वैसे भी पका सकते हैं। ठीक है, अच्छे से सेपरेट कर देंगे। ठीक है, जैसे कि वेजिटेबल ऑमलेट है तो इसमें मैं ऐड करूँगी फहीता ब्लेंड। ठीक है, जस्ट रोल करेंगे हम इसे। ओके, इसमें कोई और चीज़ तो नहीं जाएगी? नहीं नहीं, दैट्स इट, कंप्लीट है ये। लास्ट में स्प्रिंकल करेंगे ओरिगेनो पाउडर। ओके, ओरिगेनो पाउडर ऐड करेंगे। ठीक है, हमारा जो सेकंड एग की जो रेसिपी है वो भी कंप्लीट हो चुकी है और ये मज़ेदार आज के अंडे जो है ना वो तैयार हो चुके हैं। सुबह का जो नाश्ता है ना वो मज़े का आज आप बना सकते हैं, ये वाले एग्स कंप्लीट। क्या बात है जी, सिंपल एंड इजी। बेल पेपर्स ऐड कर देंगे। ठीक है, अगर आपको पसंद है तो आप ऐड ऑन करें, वरना ना हो ऐड ऑन करें, मर्जी आपकी। इसके साथ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉसेस यूज़ कर सकते हैं, ब्रांड सॉस यूज़ कर सकते हैं, हॉलैंडाइज सॉस यूज़ कर सकते हैं। स्प्रिंकल करेंगे ओरिगेनो पाउडर। ओके, दैट्स इट। चलें जी, ये हमारी दो जो है ना एग रेसिपीज़ आज हमने आपको मज़ेदार जो है ना वो बनाई हैं, सिखाई भी हैं, ताकि आज का जो आपका ब्रेकफास्ट है वो बहुत बहुत मज़े का हो। ये आज ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा और फिर हमें बताइएगा कि किस तरह की लगी हैं। शेफ़ मलिया हमारे साथ मौजूद थी। शेफ़ मलिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग और इतनी मज़ेदार जो रेसिपी आपने हमें बनानी सिखाई है। अभी आगे बढ़ते हैं जनाब, कुछ डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से बात कर लेते हैं, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ एक स्किल नहीं है बल्कि आज के दौर में ना उसको कामयाबी की कुंजी कहा जाता है। चाहे आप बिज़नेस चला रहे हों या फ्रीलांसिंग के ज़रिए कमाई करना चाहते हो, दुरुस्त प्रोफाइल, मौसर प्रपोज़ल और मुतल्लिका स्किल्स आपका रास्ता हमवार करती हैं। आज हम अपने इस शो में जानेंगे कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर पहला क्लाइंट कैसे हासिल करें, ख़ुद को आपने किस तरह नुमाया बनाना है और कामयाब डिजिटल मार्केटर बनने के लिए किन चीज़ों पर महारत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में सैयद हुसैन मौजूद है, जो कि डिजिटल मार्केट एक्सपर्ट हैं। तो उनसे बात करते हैं। हुसैन, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। हुसैन, आजकल डिजिटल मार्केटिंग का दौर है, हर कोई यही चाहता है कि जी हम डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जाएँ, लेकिन कुछ उसके भी तो रूल्स होंगे ना, रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। आप किसी भी चीज़, कोई भी काम शुरू करते हैं तो उसकी नो हाउ होनी चाहिए आपको। आज के दौर में कितना मुश्किल हो गया है डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू काम करना और कितना इजी हो गया? देखिए, इस टाइम पे मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा आसान है डिजिटल मार्केटर बनना। अच्छा। उसकी वजह यह है कि जिस तरह दुनिया चेंज हो रही है, जिस तरह बिजनेस के डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं, तो हर कोई डेवलपर नहीं बन सकता, हर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बन सकता, हर कोई डॉक्टर भी नहीं बन सकता, लॉयर भी नहीं बन सकता, लेकिन हर कोई डिजिटल मार्केटर ज़रूर बन सकता है। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा फील्ड है जो ना सिर्फ स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है, बल्कि आप किसी बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ हैं तो आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। तो डिजिटल मार्केटिंग इस टाइम पे ज़रूरत नहीं है, ये मजबूरी बन चुकी हुई है सबके लिए। ओके, ये सारे कारोबार के लिए भी जिसका जितना कारोबार है उस सबके लिए ज़रूरी है। सबके लिए ज़रूरी है। कोई, मैं समझता हूँ कि शायद एक पंचर वाले से लेकर एक 5 स्टार रेस्टोरेंट के मालिक तक डिजिटल मार्केटिंग उस सबके लिए ज़रूरी है। अच्छा, वाह जी वाह, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है और इसके ऊपर बहुत से लोग लैक भी कर रहे होते हैं, उनको पता ही नहीं होता डिजिटल मार्केटिंग है क्या। तो एक्चुअली में डिजिटल मार्केटिंग है क्या? क्या सिर्फ एडवर्टीजमेंट करा देना, अपनी जी कह लें कि ऐड चलवा देना, सिर्फ यही डिजिटल मार्केटिंग होता है, ये इसका कोई और भी एक पहलू है? नहीं, डिजिटल मार्केटिंग में देखें आपकी प्रॉपर प्रेजेंस होना बड़ा ज़रूरी है। पेड ऐड लगाना, पोस्टिंग करना डिजिटल मार्केटिंग नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आप अपने पूरे बिजनेस की स्ट्रेटेजी बनाते हैं, आप प्रॉपर जाकर जो है अपने बिजनेस को डिजिटली कैसे प्रेजेंट करना है,
लोगों का उसके ऊपर क्या रिएक्शन होगा, लोग किस तरह से आपका प्रोडक्ट बाय करेंगे, आपकी ब्रांडिंग, आप अपनी ब्रांड वैल्यू कैसे बना सकते हैं, इन सब को मिला के डिजिटल मार्केटिंग एक लफ्ज़ आता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने फेसबुक के ऊपर पोस्ट कर दिया तो डिजिटल मार्केटिंग है, इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दिया, स्टोरी लगा दी तो डिजिटल मार्केटिंग है। डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली एक स्ट्रैटेजी का नाम है, एक प्लानिंग का नाम है कि आप अपने बिजनेस की प्रॉपर प्लानिंग करते हो, उसको फिजिकल से ऑनलाइन शिफ्ट करते हो। तो आजकल जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, थोड़ा सा हमारे देखने वालों को भी गाइड करेंगे, इतना इंपॉर्टेंट होता जाए। जैसे आपने कहा कि हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, इंजीनियर नहीं बन सकता, वकील नहीं बन सकता, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग हर कोई कर सकता है। तो अगर आपने इस साइट पे, किसी ने जाना है इस साइट पर, इसको ऑप्ट करना है, तो वो पहला अपना क्लाइंट कैसे हासिल कर सकता है? क्या क्या चीज़ें जो है इसके लिए रिक्वायर्ड होती हैं? देखिए, इसके लिए सबसे पहले रिक्वायर्ड है कि आप सीखें, इस स्किल को सीखें और सही तरह से सीखें, सही जगह से सीखें। अच्छा, दूसरा इसमें रिक्वायर्ड है कि आपने सिंपली, जैसे आपने डिजिटल मार्केटिंग सीख ली, सबसे पहले खुद को खुद का क्लाइंट बनाएं। ये लाइन वैसे मेरी पाकिस्तान में बड़ी मशहूर हुई थी, सबसे पहले खुद को खुद का क्लाइंट बनाएं। अच्छा। खुद को खुद का क्लाइंट बनाने से मुराद ये है कि आप अपने इस बिजनेस को, यानी कि जो आप सर्विसेज दे रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग की, इस बिजनेस को क्लाइंट के नज़रिए से देखें। जब आप क्लाइंट के नज़रिए से देखेंगे ना और आप खुद को खुद का क्लाइंट बनाएंगे, तो इट मीन्स कि आप खुद को वही सर्विसेज दे रहे हैं जो आपने अपने क्लाइंट को जाकर देनी है। अच्छा। ठीक है, उससे क्या होगा कि उससे आपको रिजल्ट आएगा। और जैसे आपने क्लाइंट की ब्रांडिंग करनी है, आप अपनी ब्रांडिंग करेंगे। जिस तरह आपने क्लाइंट की मार्केटिंग करनी है, आपने अपनी मार्केटिंग करनी है। जिस तरह क्लाइंट के पेड एड्स चलाने हैं, आपने अपने पेड एड्स चलाने हैं। उससे क्या होगा कि आप दुनिया के सामने आना शुरू होंगे, उससे लोग आपको जानना शुरू करेंगे, उससे क्लाइंट आपके पास आना शुरू होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपने डिजिटल मार्केटिंग सीख ली है या कोई भी स्किल सीख ली है तो स्किल सीखने के बाद काम खत्म हो जाता है और आपके पास बस पैसों की बारिश हो जाएगी और क्लाइंट आना शुरू हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है कि डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद आप खुद को भी क्या उस पोजीशन पे लेकर आ सकते हो या नहीं आ सकते। अगर डिजिटल मार्केटिंग आपने सीख ली और आपके पास अपने लिए क्लाइंट नहीं है तो फिर आप किसी भी क्लाइंट के लिए काम नहीं कर सकते। अच्छा, जब ये ख़ास तौर पर जब लोग इसमें आते हैं, एंटर करते हैं डिजिटल मार्केटिंग में और अपनी प्रोफाइल बिल्डअप करना शुरू करते हैं, तो किन किन चीज़ों का ख्याल वो नहीं रखते हैं जिसकी वजह से वो मार्केट में अपना नाम नहीं बना पा रहे होते हैं या उस तरह डिलीवर नहीं कर पा रहे होते हैं? देखिए, हमारे ना लोगों का सबसे बड़ा मसला ये है कि वो प्रैक्टिस नहीं करते। अच्छा। वो एक साइड से सीखेंगे, दूसरी साइड से उनको फ़ौरन से गोरा क्लाइंट चाहिए, उनको फ़ौरन से अंग्रेज चाहिए। अच्छा। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, ना उनके पास वर्क एथिक्स होते हैं, ना कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, ना उनको बात करना आता है, ना उनको उस क्लाइंट को के पूरे प्रोजेक्ट को कैसे परस्यू करना है, उनको कुछ समझ नहीं आता। वहाँ पर आकर मिस्टेक करते हैं, प्रपोजल्स में मिस्टेक्स होती हैं, ईमेल्स में मिस्टेक होती है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होती। आप एकदम एक चीज़ सीखते हो, देन आप फौरन जाकर एक उस बंदे को पिच कर रहे हो जो ऑलरेडी एक अच्छा बिजनेस कर रहा है, जो ऑलरेडी इसके पास बहुत बड़ी टीम है। अगर वो आपके पास आ रहा है, इट मीन वो कहीं ना कहीं लैग कर रहा है। और जब आप बिल्कुल एज अ बिगिनर जाकर उसको पिच कर रहे होते हैं तो वहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो मेरा मशवरा हमेशा से यही रहा है कि जैसे आप स्किल सीख लें उसके बाद प्रैक्टिस ज़रूर करें। ठीक है, वो प्रैक्टिस आप अपने बिजनेस पे करें, अपने किसी रिश्तेदार, अपने कोई दोस्त, भाई बहन, अपने फादर के बिजनेस के ऊपर प्रैक्टिस करें, ताकि आप जब क्लाइंट के पास जाए ना तो आपके पास हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन मुझे ये बताइए, जैसे आपने अभी अपने बात में कहा कि प्रपोजल बनाते हुए बहुत सी गलतियां करते हैं, तो क्या प्रपोजल बनाते हुए हमें क्या देखना चाहिए, उनमें हमें क्या राइट डाउन करना चाहिए, और क्या सपोज मैंने सीख ली है डिजिटल मार्केटिंग, मैंने कहीं 3-4 महीने लगा के या चलिए सपोज 1 साल लगा के सीख लिए, अब मैं जाते ही प्रपोजल दूंगी तो मैं कहूँगी कि मुझे पैसे इतने चाहिए, क्या मुझे ये क्लेम करना चाहिए या फिर मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट अभी कितने साल काम करना चाहिए? देखिए, हमारे ना पाकिस्तान में जो प्रपोजल का कॉन्सेप्ट है ना, प्रपोजल के अंदर लोग अपने बारे में बताना शुरू कर देते हैं कि हम ये हैं, हम ये हैं, हम ये हैं, जबकि प्रपोजल का मकसद ये होता है कि क्लाइंट को आप स्ट्रेट फॉरवर्ड कहते हो कि ये सर्विसेज हैं और मैं आपके इतने पैसे लूंगा और ये काम आपका करूंगा। आप क्लाइंट को प्रपोज करते हो। दूसरा, हमारे लोग क्या करते हैं कि हमारे लोग क्लाइंट प्रपोजल बना के क्लाइंट को सेंड कर देते हैं, जबकि प्रपोजल हमेशा सेंड नहीं किया जाता, प्रपोजल हमेशा डिस्कस किया जाता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो हमारे लोगों को नहीं आती समझ। प्रपोजल कभी भी क्लाइंट को नहीं सेंड किया जाता। प्रपोजल हमेशा फिजिकल मीटिंग के अंदर, ऑनलाइन मीटिंग के अंदर सामने खोल के उसके साथ डिस्कस किया जाता है, तब चीज़ें जो है ना वो आती हैं। मीटिंग के बाद आप उसको प्रपोजल भेज सकते हैं ताकि उसके पास एक नोट चले जाए कि जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं इन रिटर्न वो ये हैं। अच्छा, कौन से स्किल हैं जो डिजिटल प्लेटफॉर्म में सबसे ज़्यादा इस वक्त डिमांड में है? देखिए, इस टाइम सबसे ज़्यादा डिमांडिंग है सोशल मीडिया मार्केटिंग। इस टाइम सबसे ज़्यादा डिमांडिंग है वीडियो एडिटिंग। ठीक है, इस टाइम सबसे ज़्यादा डिमांडिंग ग्राफिक डिज़ाइनिंग है। और इस टाइम जो AI जिसने सीख लिया ना तो वो मार्केट का किंग बन जाएगा। अच्छा। ठीक है, AI का बहुत रोल है। आप AI के अंदर AI कंटेंट बनता है, AI के अंदर आप ऑटोमेशंस बनाते हैं, AI के अंदर आप ग्राफिकल काम करते हैं, तो मल्टीपल चीज़ें हैं। ठीक है, इस टाइम जितने भी स्किल हैं उन सबको टेकअप कर रहा है AI।
तो मैं समझता हूँ कि एआई जो है वो न्यू करेंसी बनने वाला है। अच्छा, आजकल तो मैंने ये भी सुना है कि एआई से लोग पूरी पूरी वीडियोस जनरेट कर रहे हैं, पूरी उसको सिर्फ कमांड देते हैं और वो पूरी पूरी आपकी वीडियो जनरेट करके दे रहा है। बिल्कुल ऐसी है, एआई से अब आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बल्कि मैं आपको रियल एग्जांपल दूं, मुझे एक छोटा सा डॉक्यूमेंट था, उसकी चेंजेस में बड़े इशू आ रहे थे। अच्छा। तो मैं लाहौर आ रहा था, तो मैं मोटरवे पे था, मैं ट्रैवल कर रहा था, तो मैं और रात के तकरीबन कोई 3 बजे का टाइम था। अब मेरे पास ना कोई डिज़ाइनर अवेलेबल था, ना कोई मेरे स्टाफ का बंदा, कोई टीम का बंदा अवेलेबल नहीं था। मैंने सिंपली वो डॉक्यूमेंट विद इन 10 सेकंड एआई को देकर जो चेंजेस करवाने थे मैंने करवाए, और मैं सारा रास्ता में हैरान था कि ये क्या करेगा, और मैं सोच रहा था कि मैंने अभी जाते ही बंदे फायर कर दिए। ओह माय गॉड, कि इतना ज़्यादा जो है ना एडवांसमेंट आ चुकी है। ओह फल्ला। लेकिन फिर बात वही आ जाती है ना हुसैन, कि आपको अब एआई यूज़ करने का भी तो पता होना चाहिए ना, आप उसको कमांड क्या दे रहे हो ये भी तो आपको आना चाहिए। ये भी आना चाहिए। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी एक अलग ही दुनिया है, ठीक है। हमारे लोगों में ना एक डर भी फैला हुआ है एआई से ना, कि एआई जॉब्स खा जाएगा, ये कुछ खा जाएगा। लेकिन एआई को जो कमांड देनी है वो इंसान ने देनी है, जो बटन दबाना है वो इंसान ने दबाना है, ऑब्वियसली। हाँ। तो ये कभी भी जॉब्स नहीं खा सकता। और लेकिन अगर किसी ने सीख लिया है कि एआई को इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो चीज़ों को बड़ी जल्दी टेकअप कर सकते हैं। ठीक है, कि आपको डिफरेंट स्किल्स सीखने चाहिए। दूसरा कि जो एडवांसमेंट आ रही होती है उसमें जैसे एआई आ रहे हैं, इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए, नो हाउ होनी चाहिए कि आपके प्रोफेशन में इसका क्या एक अहम रोल हो सकता है। तो सैयद हुसैन ने हमें आज ज्वाइन किया था और डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर हम बात कर रहे थे। बहुत सारी ऐसी अच्छी अच्छी टिप्स हैं जो कि हुसैन ने हमें और आपको दिए, ताकि आप अगर डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। हुसैन, थैंक यू सो मच कि आप आए। देख लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं लाहौर के हवाले से। और लाहौर में आजकल जो मसला चल रहा था, पिछले दिनों काफ़ी मसला चल रहा था चीनी के हवाले का, कि चीनी की जो कीमतें हैं वो रोज़ बरोज़ जो है ना वो बढ़ती ही जा रही हैं। तो अब चीनी की बढ़ती कीमतों के पेश नज़र पंजाब हुकूमत ने बर वक्त कुछ इकदाम उठाए हैं कि 4 माह के लिए चीनी की एक्स मिल और परचून की कीमतों का तयन कर दिया गया है, और चीनी की जो नई कीमतें हैं उनका भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब ये एक्स मिल रेट और ख़ासतौर पर परचून में क्या मामला है, इस पर बात कर लेते हैं। क्या अब चीनी की कीमत नहीं बढ़ा करेगी या क्या सूरत हाल होगी, क्या सिस्टम होगा, उस पर बात करते हैं। एक और स्टूडियो जिसको हमने डिस्कस करने आए कि अंदरून शहर के 13 दरवाज़ों के बाहर सरकारी लैंड एक्विजिशन की जाएगी, और मार्केट्स को 1 साल में ज़ेर तामीर करने का जो फ़ैसला है वो भी किया गया है। तो ये 2 आज हमारे पास स्टोरीज़ हैं जिनको हमने इन डिस्कशन लेकर आना है। इमरान अकबर हमारे साथ मौजूद हैं, चीफ रिपोर्टर हैं, उनसे बात करते हैं। इमरान साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान साहब, सबसे पहले तो ये चीनी का मसला है, पिछले 2-3 महीनों से, बल्कि काफ़ी अरसे से ये मसला हो रहा था कि चीनी की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। अब पंजाब हुकूमत ने बर वक्त इकदाम तो उठाया है, तो क्या अब चीनी की कीमतें नहीं बढ़ा करेंगी? देखिए मुनीबा से बहुत मेहरबानी, वेरी थैंक यू पंजाब हुकूमत का कि उन्होंने बर वक्त इकदाम उठाया है 3 माह बाद। ठीक है। देखें, फरवरी के बाद रमज़ान आ गया, आपके 2 शोज़ में पहले भी बता चुके हैं, तो जो है नोटिफिकेशन नहीं हो रहा, आपको बताया गया था। जी जी। तो पहले तो 159 रुपये फ़ी किलो चीनी थी नोटिफिकेशन के मुताबिक, अब जो है वो चीनी बढ़ गई है और अब ये 189 रुपये किलो तक जानी है 4 माह में। और 4 माह में वो मैंने तो पहली दफ़ा ये नोटिफिकेशन देखा है कि 15 जुलाई से 15 अगस्त तक, 15 अगस्त से 15 सितंबर तक, 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक, और 15 नवंबर से 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक। ठीक है। अब ये 4 माह में जो है नोटिफिकेशन अलग अलग से हैं, यानी कि 2-2, 3-3 रुपये रेट बढ़ाए जा रहे हैं। अच्छा। अब मार्केट में तो आज भी चीनी महंगी है, और बाज़ जो मेन मार्केट्स हैं वहाँ पे चीनी का बहरान जो है वो शुरू हो गया है। चीनी जो है जो इस वक्त दुकानदार है उन्होंने ख़रीदनी बंद की हुई है, क्योंकि चीनी का रेट जो है वो निकल तो आया है, मगर पीछे से चीनी का कोई बड़ा मसला है जिसमें जो है इस वक्त स्टेक होल्डर्स इस नोटिफिकेशन से भी जो है
वो नाराज़ लग रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो कह रहे हैं कि इस रेट को, चीनी के रेट को ओपन कर दिया जाए ताकि ये रूटीन मैटर्स चलें और ठीक है, जिस तरह गंदम के रेट को ओपन कर दिया गया, ठीक है। ना आए। उनका ये भी कहना है कि टेक्सटाइल के बाद जो शुगर इंडस्ट्री है वो सबसे बड़ी, दूसरी बड़ी इंडस्ट्री है। 1000 अरब रुपए का जो है ये क्रशिंग सीज़न में कारोबार करती है। अच्छा। और क्रशिंग सीज़न में 1000 अरब रुपए का कारोबार जो है वो काम नहीं होता और सबसे ज़्यादा टैक्स पेड है और 250 मिलियन जो है वो टैक्स अदा करती है और ये हुकूमत की रीढ़ की हड्डी की मानिंद है और इस तरह की उनकी तरफ से भी बातें आई हैं सामने। मगर सवाल ये पैदा होता है कि आपके शहर में इसको चीनी का रेट क्या है, आम आदमी को चीनी कितने रुपए किलो मिल रही है, जो कि नोटिफिकेशन के मुताबिक जिस दिन का ये नोटिफिकेशन हुआ है उस दिन से मिल जानी चाहिए। अच्छा। अब कहानी है कि आज भी जो रेट जो है वो आपकी नोटिफिकेशन के मुताबिक नहीं है चीनी का। अब इसके ऊपर अमल दरामद किसने करवाना है, इसके ऊपर अमल दरामद कैन कमिश्नर ने करवाना है, डायरेक्टर जनरल फूड जो हैं उन्होंने करवाना है, उसके बाद तमाम अजला के जो डीसीज़ हैं उन्होंने करवाना है, नीचे जो एसीज़ हैं तहसील के जो बैठे हुए हैं उन्होंने करवाना है, तमाम स्टेट जो हैं उन्होंने ये अदाद शुमार के मुताबिक, नोटिफिकेशन के मुताबिक जो है चीनी का रेट जो है वो ओके करवाना है। मगर ऐसी कोई बात नज़र नहीं आ रही। चीनी जो है वो 185, कहीं 180, कहीं पे 190 और कहीं पे रात को ये पता चल रहा था कि कहीं पे 200 रुपये भी फ़ी किलो बिक रही है। लेकिन इसमें अवाम को तो कोई रिलीफ नहीं ना मिला फिर इमरान साहब? नहीं, वो तो 159 से बढ़ गई ना चीनी, वही ना, 200 रुपए तक देखे आज के दिन 200 रुपए तक लोग ले रहे हैं। 6 रुपए किलो तो फिलहाल चीनी ये बढ़ गई, जो कि बिक रही थी 170, 180, 185, 190 तक। अब जैसे ये नोटिफिकेशन हुआ है तो उसके बाद ये चीनी चली गई है रात को 200 रुपये और कई दुकानदारों ने, मेन दुकानदारों ने चीनी खरीदना बंद कर दी है क्योंकि वहाँ पे छापे भी पड़ रहे होंगे। अब जब छापे पड़ेंगे तो हरासमेंट आती है। अब इतने ज़्यादा कानून, इतने ज़्यादा नोटिफिकेशन हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा है, कोई चीज़ ना माजरत के साथ ठीक नहीं है। इतनी महंगाई है, इतनी इन्फ्लेशन हो चुकी है। ये महंगाई ये नहीं है, ये महंगाई जो है ये टेम्परेरी है, जिसको ग्राम फरोशी कहते हैं। तो इसी वजह से ये सारी फोर्स सामने आई है। मगर अब ये फोर्स के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता कि ये फोर्स 6 महीने में क्या करेगी, 8 माह बाद किस तरह की रहेगी, 8 माह बाद किस तरह की रहेगी, किस तरह की रहेगी। लाहौर शहर है ना, हर किसी का वो या तो लाहौर शहर के लोग उनके रंग में रंग जाएंगे, यहाँ फोर्स वो उनके रंग में रंग जाएंगे। ये देखने वाली बात है। वो कोई ना कोई निकाल लाते हैं कि ये मेरे ताए का बेटा है, ये मेरे चाची का बेटा है, ये फलाने का बेटा है, ये फलाने का, वो कोई ना कोई रिश्तेदारी पहुंच जाती है। तो देखते हैं कि ये जब फोर्स आज से तो उन्होंने मार्केट में जो है ना अपनी कार्रवाइयों का आगाज़ कर देना है और फिर देखते हैं कि जनाब इस फोर्स का जो है ना कितना इम्पैक्ट आता है और गिरा फरोशी और जो कंट्रोल की जा रही है। हुकूमत की तरफ से कहा है कि इसको ख़ासतौर पर महंगाई कंट्रोल करने के हवाले से जो है ना वो बनाया गया है। तो देखते हैं कि इनके आने के बाद कितनी महंगाई कंट्रोल होगी। एक और स्टोरी है इमरान साहब, उसके ऊपर हमने बात करनी है कि अंदरून शहर के जो 13 दरवाजे हैं उनके बाहर सरकारी लैंड एक्विजिशन की जाएगी, मंजूरी हो गई है। ज़ेर ज़मीन तामीर जो है ना मार्केट्स को 1 साल में ज़ेर ज़मीन तामीर करने का फ़ैसला किया गया है। ये तैयारी कहाँ तक पहुँची है, फ़ैसला कहाँ तक पहुँचा है? देखिए मुनीबा, आपको याद होगा कि 30 जून को हमने स्टोरी ब्रेक की थी ये वाली, और उसमें बता दिया था, स्टोरी तो वही है सारी, मगर ये अब ऑन कैमरा आ गई है, जिसमें इसके जो हेड कर रहे थे वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन, उन्होंने जो मियाँ मरगूब है वाइस चेयरमैन LD हैं, उन्होंने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में DC लाहौर के साथ बैठ के तमाम 18 मार्केट्स के सदूर और जितने भी नुमाइंदगान उनको बुलाया है वहाँ पे गुफ्तगू की है, उनके साथ बैठे हैं। मामला तो पहले ही हल हो चुके थे, मगर ये मीटिंग मिनट्स होते हैं, मीटिंग बुलाई गई, वहाँ पर उनकी बातें सुनी गई, उनके रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया गया। तो ये अब तय हो चुका है कि 6 जगहों पर जो है ये अंडरग्राउंड जो है मार्केट्स बनने जा रही हैं। इस पर जो है वो ताजर भी इनके साथ मिलकर काम करेंगे। अब एक्विजिशन का मामला जो है, एक्विजिशन के मामले को ज़रा थोड़ा सा साइड पे रखा गया, क्योंकि वो उसमें ये समझा जाता है कि जिस तरह कारोबार को हरासमेंट का निशाना बनाया जा रहा है, थोड़ा सा ज़बरदस्ती की जा रही है। तो उससे ना ट्रेडर्स जो होते हैं, आपको पता है लाहौरी ख़ास तौर पर ताजर जो होते हैं वो दिल के छोटे होते हैं और डर जाते हैं कि हमारा कारोबार ही ना ख़त्म हो जाए। अब इस बात की ज़मानत कौन देगा कि आज वो दुकान ख़त्म हो जाए और कल को वो नीचे मिले, कल को मिले ही ना। वो इस बात पर थोड़ा सा उनको है, अगर मिल भी जाए तो जो ऊपर कारोबार था वो नीचे तो नहीं होगा ना, सतह ज़मीन से नीचे, तो वो इस बात पे भी है। अब ये कह रहे हैं कि 1 साल का जो हम आपको बिज़नेस लॉस देंगे, बिज़नेस लॉस देने के बावजूद वो कहते हैं कि हम 1 साल रहेंगे कहाँ पे,
हमने कारोबार दूसरा कौन सा करना है, हमारी जो चीज़ें पीछे से आ रही थी वो किस तरह से बेचेंगे। ज़ाहिर बात है अंदरून शहर है। अब ये जो है ये थोड़ा सा हमें बताया गया अभी तक बिजनेस लॉस के वाले से रेवेन्यू वालों ने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है। अपनी जो फर्स्ट जो है तमाम तर जो तरीक़ाकार हैं SOPs हैं उसके ऊपर अमल दरामद करवाने के लिए चेयरमैन PND को तमाम तर जो है लूप में ले लिया गया है। अब जो बिज़नेस लॉस है या वो दुकान को एक्विजिशन करना है, ख़त्म करके नीचे बेसमेंट में दुकान देनी है, इस दरमियान में कोई इनकी बातचीत चल रही है कि यहाँ तो ये उनको कहेंगे कि आप अपनी दुकानें ऐसी रखें, जब हम नीचे बना लेंगे तब आप नीचे आ जाइएगा, हम ऊपर से ख़त्म कर देंगे एक माह में। ताजर इस बात पे बड़ा खुश है कि चले उस वक्त तक तो दुकान हमारे पास ही होगी ना, तो जब ये नीचे देंगे तो नीचे चले जाएंगे। ठीक है। अब हुकूमत ये चाहती है कि हम कोई अपना फेस भी तो डेवलप करें। हम इनकी मानते जाएंगे तो हमने जो वहाँ पर इतनी 5 फुट 6 फुट ऊंची दीवार बनानी है, उसके बाद हमने अंदरून शहर के 13 दरवाज़ों को खूबसूरत करना है। तो अगर ये दुकानें और ये घर जो प्राइवेट प्रॉपर्टी पे हैं अगर ये ऐसे रहेंगे तो उसकी फेस तो आएगा ही नहीं, तो उसका ड्रोन शॉट कैसे हम जो इसका चेयरमैन है लहर के मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ उनको भेजेंगे। ज़ाहिर बात है वो इस बात को बड़ा परसूख कर रहे हैं और वो ये भी कहते हैं कि किसी ताजर को आपने छेड़ना नहीं है, तंग नहीं करना, ये बड़े अच्छे आदमी हैं और किसी को हरासमेंट का निशाना नहीं बनाना, कोई हमें शिकायत नहीं आनी चाहिए। ये तमाम तर बातें एक मीटिंग में हो चुकी हैं। अच्छा, क्योंकि ये आपको पता है अंदरून शहर से ही नून लीग का किला भी है, उधर से वोटर सपोर्टर भी हैं इनके, तो तमाम तर चीज़ें जो हैं अब ये इनको मद्देनज़र रखते हुए, इनको देखते हुए, सामने रखते हुए ये चीज़ें चल रही हैं। अब लाहौर शहर में अगर आप अंदरून शहर गेम में तो गया हूँ, मैं 10-12 दिन पहले गया हूँ, मैंने तो मुझे तो मज़ा आया। मैं वहाँ पर फैमिली के साथ गया था, वहाँ पर मैंने खुद से देखा और मेरे अंदर ये तस्वीर थी कि ये कहाँ से कैसे करेंगे। और मैं जैसी दिल्ली गेट से एंटर हुआ तो मैंने बाहर से देखा, नाला भी मुझे नज़र आया, स्पाइस बाज़ार भी नज़र आया, पापड़ मंडी भी नज़र आई, अकबरी मंडी भी नज़र आई, मुझे उस्मान की बैठक भी नज़र आई। ये तमाम चीज़ें मैंने मस्जिद वज़ीर खान तक देखी हैं। एक हवेली ऐसी थी वहाँ पर कि जहाँ पर 20 ख़ानदान रह रहे हैं और 50 कमरे हैं। अच्छा, अभी भी मस्जिद वज़ीर खान से पहले लेफ्ट साइड पे वहाँ पर मैंने देखा अंदर लोग रह रहे हैं, अभी भी लोग रह रहे हैं। यानी कि वहाँ पर 20 ख़ानदान रह रहे हैं, 20 ख़ानदान में 50 कमरे हैं और वो उन्हीं के हैं, वरासती हैं। अच्छा, और क्या बात है। दहाइयों से रह रहे हैं। अब ये देखें कि ये वो लोग हैं जो अंदर रह रहे हैं। अंदरून शहर को हम बस अंदरून लिखकर कहते हैं कि ये अंदरून शहर है, यहाँ पे नहीं, वहाँ पे एक अलग दुनिया है, अलग दुनिया जी। वहाँ का बंदा DHA को पसंद नहीं करता, वहाँ का बंदा बाहर के माहौल को पसंद नहीं करता। जो अंदर रह रहे हैं, तंग गलियों में रह रहे हैं, ठंडी गलियों में रह रहे हैं, इतना मज़ा आता है चलने का, वहाँ पर घूमने का, सहर तारी हो जाता है। मगर मैं यही देख रहा था कि ये जो दीवार बननी है, ये जो सर्कुलर गार्डन आना है, मैं ये एक तो विज़िट था, मगर उसमें मैंने इसको जो है वो देखना भी था कि किस तरीके से अगर ये सर्कुलर गार्डन बहाल हो जाता है, अगर ये दीवार बन जाती है, दीवार बनाने का मतलब ये है कि दोबारा से दीवार बन रही है, पहले थी उसको दोबारा से बात करना। अगर ये जो चाह रहे हैं वैसे हो जाता है तो लोग जो हैं फिर उधर जाने की बजाय ना कि कोई हम मॉल में चले जाते हैं, ठंडे भी रहेंगे, हब्स का निशान भी नहीं, तो फिर उधर फिर ये अंदरून शहर आएंगे क्योंकि खूबसूरत हो जाएगा, आपके बाहर की सड़कें खूबसूरत हो जाएगी, आपके बाहर की पार्किंग आपको मिल जाएगी, आपको एक्सेस हो जाएगी, इजी एक्सेस हो जाएगी, तमाम चीज़ें जो है। अगर तो हुकूमत पैसे लगाने के मूड में है तो मेरा तो ख्याल है कि इनको करना चाहिए। अगर ये आबाद हो जाती हैं, तमीरों बुखाली हो जाती है तो इट्स द बेस्ट। और मेरा ख्याल है ये अच्छा एक मंसूबा है, मतलब ये पूरा हो जाता है मंसूबा तो एक बड़ा ही कह लें कि अच्छा और शानदार मंसूबा होगा कि दोबारा से अंदरून शहर की बहाली और 13 दरवाजे खासतौर पर उनकी बहाली का काम हो जाएगा। इमरान अकबर साहब हमारे साथ मौजूद है। इमरान साहब बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का आई ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, पाकिस्तान में ना फैमिली पॉलिटिक्स एक ऐसा हसास मगर आम मौजू है जो अक्सर घरेलू रिश्तों को खामोशी से दीमक की तरह चाट जाता है। घर के अंदर होने वाली चपकलिश, झूठी बातों का फैलाव या बिला वजह की मुदाखलत का सबसे ज़्यादा असर उन करीबी रिश्तों पर पड़ता है जिन्हें हम सबसे ज़्यादा अजीज़ रखते हैं। कभी सास बहू को भड़काती है, कभी नंद बहू के ख़िलाफ़ साजिश करती है
और बाज़ औक़ात बहुएं भी एक दूसरे के ख़िलाफ़ सियासत करती हुई नज़र आ रही होती हैं। अब ऐसी सियासत पूरे ख़ानदान की बुनियाद को हिला कर रख सकती है। तो आज के इसी मौजू पर हमने बात करनी है कि फ़ैमिली पॉलिटिक्स जन्म ही क्यों लेती है, इसके नताइज क्या होते हैं और रिश्ते कैसे इन सियासतों की नज़र हो जाते हैं। पूरे ख़ानदान जो है ना वो तबाह हो जाते हैं, ख़ासतौर पर ये जो फ़ैमिली पॉलिटिक्स की वजह से। तो इस पर बात कर लेते हैं। डॉक्टर ताहिरा रुबाब ने आज हमें ज्वाइन किया है, माहिर नफ्सियात हैं, तो उनसे जानते हैं ये जो फैमिली पॉलिटिक्स के पीछे नफ्सियात है ये होती क्या है। तो डॉक्टर ताहिरा आपको वेलकम कहते हैं जागो लोहार में। कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? ठीक, थैंक यू सो मच। डॉक्टर ताहिरा, ये फैमिली पॉलिटिक्स हर घर में हो रही होती है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा होती है, कहीं कम मिकदार में हो रही होती है, लेकिन होती है। ये नहीं मैं कह सकती कि किसी घर में नहीं होती है। और सारे बड़े खुशी से रह रहे होते हैं, कहते हैं ना अंदर खाते सारा कुछ चल रहा होता है, वो नजर नहीं आ रहा होता। तो मुझे बताएं कि इसके पीछे की क्या साइकोलॉजिकल क्या पॉइंट ऑफ व्यू होता है, नफ्सियात क्या होती है फैमिली पॉलिटिक्स के पीछे? बेसिकली जो एक पॉइंट होता है ना मुनीबा, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम सबको कंट्रोल और पावर चाहिए। बेसिकली हम ये चाहते हैं कि घर के अंदर का जो कंट्रोल है ना, चाहे सास है, बहू है या आदमी है, जो भी घर के फैमिली मेम्बर्स हैं, दे वांट कि हमारा कंट्रोल एक्सरसाइज होना चाहिए। जब कोई दूसरा हमारी फैमिली में एंटर होता है तो हमें वो अपना कंट्रोल और पावर जो है वो शेक होती हुई नज़र आती है। क्योंकि आप ये देखें कि बहू भी इस पॉइंट ऑफ व्यू से आती है कि उसने, ये उसका घर है, उसने यहाँ पे अपनी मर्जी से रहना है, और सास क्योंकि ऑलरेडी वहाँ रह रही होती है और वो उसने घर पूरा अपने हिसाब से सेट किया होता है। अब आप इवन किचन के कैबिनेट्स को थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे कर दें तो उसके ऊपर भी लड़ाई हो जाती है। वाई? बिकॉज वो ऑलरेडी उसकी टेरिटरी है, उस टेरिटरी में कोई और दाखिल नहीं हो सकता। सो इट्स मोर ऑफ पावर, जो कि एक्चुअली एक दूसरे के खिलाफ को एक दूसरे के खिलाफ करती है। देन समटाइम्स उसी पावर के अंदर जब आप देखते हैं कि कोई कुछ लोगों को फैसिलिटीज़ अल्लाह ताला की तरफ से या ब्लेसिंग ऑफ लाइफ जो है वो ज़्यादा मिल जाती है, तो वो आपके अंदर एक जेलसी का जो है वो एलिमेंट क्रिएट कर देती है। और जेलसी अल्टीमेटली फिर लड़ाइयों की तरफ, ताने तशने की तरफ। अगर आपके पास थोड़ी सी ज़्यादा सहूलियात हो गई हैं तो अक्सर आपको रिश्तेदार कहते होंगे आपको अब क्या फ़र्क पड़ता है, आप तो बहुत अमीर हो गए हैं, या आपके पास तो 10 नौकर हैं आगे पीछे काम करने वाले, आपको क्या पता हो कि कैसे काम होता है। तो ये इस तरह की चीज़ें जो है ना आपको उनकी ज़ुबान से नज़र आना शुरू हो जाती है। दैट इज़ एक्चुअली पावर, जेलसी और कंपटीशन जो है ये हमारी फैमिली पॉलिटिक्स को जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। ये तीन एलिमेंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। ख़ास तौर पर ये जब आपका एक तो बहुत बड़ा ख़ानदान हो डॉक्टर ताहिरा, तो उसमें ये जो कंपटीशन एंड वाला एलिमेंट है ना, ये सबसे ज़्यादा देखा जाता है कि जी अच्छा चचा ने ये कर लिया तो हमने क्यों नहीं किया। अब हमने भी उनसे बढ़कर करना है, और ताया ने कर लिया या मामा ने कर लिया तो हम क्यों पीछे रह गए हैं। तो ये जो कंपटीशन वाला एलिमेंट है ना, ये बहुत ज़्यादा। और अक्सर लोग आपको आपके ख़ानदान में ये कहते हुए नजर आएंगे, मसलन आपने अपना घर थोड़ा सेट कर लिया ना, देखो इनके पास इतना पैसा आ गया, इनको समझ ही नहीं आती ये लगाएंगे कहाँ पे, तो इन्होंने डेकोरेशन पीसेस के ऊपर लगाना शुरू कर दिया। सो दिस इज हाउ यू एक्चुअली रिफ्लेक्ट योर जेलसी जो होती है ना, इनसिक्योरिटी जिस तरह से आप एक्चुअली जेलसी आप अपनी निकालते हैं कि आपसे वो बर्दाश्त नहीं हो पा रहा होता चीज़ें। सो कंपटीशन जो है ऑफ कोर्स वो फैमिलीज़ को बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो होना शुरू हो जाता है। और फिर वो कहते हैं ना, एक पंजाबी की मिसाल है कि साथ वाले का मुंह अगर लाल है तो अपना आपका भी थप्पड़ मार के लाल कर लें। तो वो एक्चुअली फिर आपको एक ऐसी सिचुएशन में ले जाता है जहाँ पे आप मसलसल कंपटीशन में रहेंगे, और फिर आपकी वो जो छोटी छोटी खुशियाँ जो हैं वो सारी इस कंपटीशन की नज़र जो है वो हो जाती हैं। क्योंकि आप एक दूसरे से अखलाकियात में बेहतर होने की कोशिश नहीं करते, फैमिली बॉन्डिंग में बेहतर होने की कोशिश नहीं करते, आप एक दूसरे से मटेरियलिस्टिक चीज़ों में बेहतर होने की कोशिश करते हैं, विच रूइन योर फैमिली अल्टीमेटली। और इस पॉलिटिक्स में मैं ये समझती हूँ कि बड़ों का रोल जो होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बड़े का मतलब ये है कि आपके पेरेंट्स जो हैं, आपके इन लॉज जो हैं, वो और दादा दादी अगर आप ब्लेस्ड हैं उनके उनको अपनी ज़िंदगी में रखने के लिए, तो वो फिर इन लोगों का रोल जो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि इन्होंने एक्चुअली जो जनरेशनल आपकी लेगेसी है वो आगे कैसे उन्होंने ट्रांसफ़र की हुई है, कैसे इन्होंने अपने बच्चों को, पोतों को और ग्रैंड चिल्ड्रन जो हैं उनको कैसे सिखाया और क्या सिखाया हुआ। और उन्होंने देखा क्या है। अगर उन्होंने ये देखा हुआ है कि चचा की तो बनती नहीं है बाबा से, या चची की अम्मी के साथ नहीं बनती, हमेशा एक टसल चलती रहती, तो बच्चों की
भी वो चीज़ें इसी तरह से एक दूसरे के साथ कंपटीशन में चली जाती हैं। और फिर कई दफ़ा कंपटीशन आपने सुना होगा, माएँ जो हैं अपनी ज़ुबान से ही बयान कर रही होती हैं कि तुम्हारे चचा का बेटा तो इस तरह से है, चची की बेटी तो इस तरह से है, वो ये करते हैं वो करते हैं, और फिर वो कंपटीशन आपको बच्चों में ऑटोमेटिकली आपने इनग्रेन कर दिया होता है। आप बेशक जो है वो ये ना करें कि जी आपने उनको सिखाया है, मगर आप उनको क्योंकि वो देख रहे हैं, वो एनवायरनमेंट में आपने क्रिएट करने किया हुआ है ना वैसा, उसकी वजह से फिर फैमिली जो है वो फैमिली यूनिट नहीं बनता, एक कंपटीशन वाली जो है ना वो टीम बन जाती है, जिसमें मसलन हर वक्त एक कांस्टेंट जो है पॉलिटिक्स चल रही है, कांस्टेंट जो एक कंपटीशन चल रहा है, और जेलसी जो है वो, और रिश्तेदारियां खत्म हो जाती हैं, रिश्ते नहीं बन पाते। आप देखो कि हमारा फैमिली स्ट्रक्चर जो है पहले बहुत खूबसूरत होता था, अब हम बहुत ख़राब हो गए हुए हैं। लेकिन इस खराबी के अक्सर लोगों को ये लगता है कि आजकल का जो फैमिली सिस्टम है बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका हुआ है। बिल्कुल हुआ है, क्योंकि अब लोग जो हैं बहुत अलग अलग हो गए हैं, मगर उसके साथ साथ एक और चीज़ जो है बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली देखी गई है कि अब लोगों को लोगों से इतना मतलब भी नहीं रहा। मतलब रहने का मतलब ये है कि लोगों को लगता है कि यार जो कुछ भी उनके घर, अब ये वाली जनरेशन की मैं बात कर रही हूँ, हाँ ये थोड़े से चेंज है। हाँ ये लोग ये समझते हैं कि जी ठीक है, अगर उनके पास ये सारा कुछ है सो व्हाट, और वो उतना इन्फ्लुएंस भी नहीं करता उनको। तो मैं ये समझती हूँ कि ये वाले जो कॉन्सेप्ट है ना, अगर हम इसको बेहतर तौर पे अपना लें और उसमें फैमिली टाइज के ऊपर जो फोकस कर दें, मतलब हमने अपनी फैमिलीज को स्ट्रॉन्ग करना है, हैविंग दिस कॉन्सेप्ट कि उनके पास जो उनका है वो उनका है, हमारे पास जो हमारा मेरा है, हाँ मैं इसको अर्न करके बेहतर कर सकता हूँ, उनका मेरे पास नहीं आ सकता, और मेरा उनके पास नहीं जा सकता। तो फिर आप देखोगे कि वो जो टाइम टू टाइम मिलना है, हफ्ते बाद महीने बाद, वो बिल्कुल वैसा ही मिलना जुलना होगा जैसे हम कहानियां सुनते थे कि जी दादी के पास बैठ के इतने ये फिर आप वो फैमिली कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप कर सकते हैं, और उसकी ज़रूरत है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने आज छेड़ा हुआ है कि बेसिकली हमारा फैमिली सिस्टम जो है इसको दोबारा से रिस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है। ठीक है। और जब मैं ये बात करती हूँ कि इसको रिस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने अपनी टाइज को कमज़ोर कर देना है, आपने अपनी दादी दादा माँ बाप की अहमियत को कम करना है। नो, आपने उन सबको साथ लेके चलना है, क्योंकि वो हमारा एक्चुअली ट्रेजर है, वो हमारा खजाना है। बिल्कुल, हम अपने बड़ों को पीछे छोड़ के खुद कभी बड़े नहीं हो सकते, लेकिन एट द सेम टाइम आपने हर रिश्ते को उसकी जगह के ऊपर रखना है। क्योंकि आप ये देखो कि हमारे रिश्ते खराब क्यों हैं? हमारे यहाँ पे ये भी एक होता है ना, अब जैसे आपने कहा कि हर रिश्ते को उसकी जगह पे रखना है। हमारी फैमिली पॉलिटिक्स में क्या होता है, अच्छा जिसके पास ज्यादा पैसा है ना, हाँ, उसको ज्यादा इज्जत मिलती है। एग्जैक्टली, इवन दो के घर में अगर आपके 4 बेटे हैं ना, हाँ, तो जो बेटा आपका ज्यादा कमा रहा है ना उसको ज्यादा इज्जत मिल रही है, जो बेटा नहीं ज्यादा कमा रहा होता उसको इतनी इज्जत नहीं मिली जाती। ये फैमिली पॉलिटिक्स का हिस्सा होता है, ये होता बिल्कुल। और ये इतने केसेस आते हैं मुनीबा क्लिनिक और इससे बहन भाइयों के अंदर आपस में बहुत झगड़ा हो जाता है। ज्यादा अभी रिसेंटली मैं बल्कि एक केस रिपोर्ट करूंगी कि एक बच्ची आई, तो वो शी सेड के मेरा हस्बैंड जो है, क्योंकि वो अभी स्ट्रगलिंग फेज में था, तो हमारी शादी हो गई। शादी हो गया वो, क्योंकि वो बड़ा था बहुत अपनी फैमिली में सारे सिबलिंग्स में से, तो मेरी मदर जो थी उनको, मदर इन लॉ को मैं खुद नहीं पसंद थी इतनी ज़्यादा, हालांकि उन्होंने मुझे खुद ब्याहा था। तो वो उनकी चीज़ें जो है ना मेरे साथ बहुत ज़्यादा टसल में रहती थी। अल्टीमेटली वो हुआ क्या कि मेरा हस्बैंड जो है वो ज़्यादातर अपनी अम्मा की तरफ, माँ की साइड लेना इज़ नॉट बैड एट ऑल, हमेशा लेनी चाहिए, उसने आपको परवरिश किया है, पैदा किया है, बहुत हक है उसका, बहुत ज़्यादा हक है। मगर अगर आप ये कहें कि बीवी के हक को आप निगेट कर देंगे तो वो भी आपकी एक ज़्यादती है। और ये हमारे फैमिली सिस्टम में बहुत कॉमन है, क्योंकि हम सिर्फ बात करते हैं माँ के हकूक़ की, बाप के हकूक़ की, हम बात नहीं करते शोहर के हक की। ये शोहर के हक की सॉरी बात होती है, बीवी का हक उस घर में क्या है, शोहर ने उसको किस तरह से पूरा करना है, इसके ऊपर बात बहुत ज़्यादा कम होती है। फिर अगर आप एक फैमिली का हिस्सा बन रहे हैं तो सास ने कैसे सपोर्ट करना है अपनी बहू को, ये बहुत ज़्यादा कम होती है। क्योंकि हम जो है उस औरत को जो आपके घर में आती है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते इतनी जल्दी, उसकी जगह इतनी जल्दी क्रिएट नहीं हो पाती। तो वो जगह ना होने की वजह से हमें उसकी छोटी छोटी सी गलतियां जो है ना, वो हमें उसके गुनाह लगना शुरू हो जाते हैं, फिर हम उस पर रिएक्ट करते हैं और उसकी तरफ हमारा एक नफरत का रवैया डेवलप कर जाता है। और फिर अगर आपका शोहर आवाज़ उठाने वाला ना हो, मैं तो ये कहती हूँ कि जो बुज़दिल मर्द होता है ना, बेसिकली फैमिली सिस्टम को वो ख़राब करता है। बुज़दिल मर्द जब अपनी वाइफ को सपोर्ट नहीं कर पाता, अपनी माँ की इज्जत अपनी बीवी से नहीं करवा पाता, तो ही इज़ द वन जो कि एक्चुअली सारी चीज़ों को ख़राब कर रहा होता है। और आप देखोगे कि अगर एक बच्चा इस तरह के ना, तो छोटा बेटा जो होता है उसके वो ज़रा बेहतर होता है, क्योंकि उसने सीख लिया होता है कि मेरी भाभी के साथ या भाई के साथ क्या चीज़ें हुई हैं। अब उसकी वजह से जब वो नई बहू घर में आती है तो
पहले वाली बहू की और अहमियत कम हो जाती है। अब अहमियत कम होने की वजह से जेलसी होती है और वो लड़ाई ज़्यादा बढ़ती है कि जी मेरे टाइम के ऊपर तो मुझे ऐसे नहीं ट्रीट किया गया था, उसकी बीवी को इस तरह से क्यों ट्रीट किया जाता है, क्योंकि उसका शोहर उसके साथ खड़ा होता है, बात करता है, जहाँ वो गलत है उसको वहाँ गलत बताया जाता है, जहाँ पे अम्मी की गलती है वहाँ पे उनसे थोड़ी सी डिस्कशन कर ली जाती है। माओ को समझाया तो नहीं जा सकता, उनसे बात ज़रूर की जा सकती है। तो वो चीज़ें जो है ना, बेसिकली मैं ये समझती हूँ कि फैमिली सिस्टम्स को जहाँ पे बनाना औरत के हक में है, रिश्तों को बांधना, खानदान को बांध के रखना औरत के हाथ में होता है, मगर खानदान को अच्छे तरीके से बांधे रखना मर्द के हाथ में होता है। सो पिछले जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, यानी आपके अपने चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस जो हैं, वो आपके फैमिली सिस्टम को बनाने में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। अगर आपका अपना एक अच्छा फैमिली सिस्टम रहा है, आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहे हैं जहाँ पे लव एंड केयर, तो आपके लिए आज भी वही बहुत अच्छा है। आज भी आपके चचा सबके आप चाहेंगे कि हम सारे मिलकर रहें, लेकिन अगर आपका ही नहीं फैमिली सिस्टम पहले अच्छा नहीं था, तो अब आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप जो है ना सारे जॉइंट फैमिली सिस्टम के साथ रहें। आप कहेंगे कि हम न्यूक्लियर फैमिली अलग रहें, जब भी हमारी शादी हो या हमारे बच्चे हो। तो ये जो आप एक्सपीरियंस अपने बचपन में जो चीज कर रहे होते हैं, जो ट्रॉमेटाइज आप बचपन में हुए होते हैं ना, वो आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे ना हो या हमारे साथ आगे जाके फैमिली के साथ वो चीज़ें ना हो। तो डॉक्टर ताहिरा रुबाब ने हमें जो आज ज्वाइन किया था, फैमिली पॉलिटिक्स के ऊपर हम बात कर रहे थे। डॉक्टर ताहिरा, थैंक यू सो मच, आप आई, उसके ऊपर बात की है। जनाब, आप कुछ बात कर लेते हैं बच्चों के हवाले से, हमारे तालीमी स्ट्रक्चर के हवाले से बात कर लेते हैं। तो आज हमने बच्चों के अंदर तनकीदी सोच और मसाइल हल करने के हवाले से जो कैपेसिटी, जो सलाहियत मौजूद होनी चाहिए, उसके ऊपर बात करने वाले हैं। डिफरेंट टूल्स, डिफरेंट चीज़ें, एडवांसमेंट आ चुकी है तालीम के मैदान में भी, तो उसको किस तरह बच्चे जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, ताकि उनकी जो क्रिएटिविटी बढ़े, उनको पता हो कि उन्होंने किस तरह सवाल करना है, उस सवाल के लिए उनके अल्फाज किस तरह के होने चाहिए, सवाल करना भी तो आना चाहिए ना आपको। तो ये सारी चीज़ें हैं, उनकी सोच के जो ज़ाविये हैं वो किस तरह हम लोगों ने कह लें कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव उनका जो है ना वो लेकर चलना है। तो इस पर बात कर लेते हैं। हमने रज़ा रहमान साहब को आज बुलाया है, माहिर तालीम है, तो उनसे बात करते हैं। रज़ा साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, थैंक यू वेरी मच लाहौर न्यूज़ का। रज़ा साहब, आज हमने बात करनी है स्टूडेंट्स के हवाले से कि उनमें जो तनकीदी सोच है और मसाइल का हल तलाश करने वाली जो एक कह लें कि अप्रोच होती है, वो कितनी ज़रूरी है हर स्टूडेंट के लिए। लेकिन तनकीदी सोच डेवलप करना और इसके आने वाली ज़िंदगी में जो उनके मसाइल आने हैं उसकी प्रैक्टिस करना या उसको किस तरह सॉल्व करना है, ये बच्चों को सिखाना सबसे ज़्यादा अहम भी है और ज़रूरी भी है। और इसी की खातिर आपके प्रोग्राम में हमने 40 दफ़ा ये गुजारिश की है कि बच्चों को कॉन्सेप्शनल लर्निंग दें। आप रट्टा ना बच्चों को लगने दें और उनको कॉन्सेप्ट दें, थोड़ा पढ़ा लें लेकिन मौसर पढ़ाएँ जो उनकी आने वाली ज़िंदगी में उनके लिए कारसाज और कारआमद साबित हो। तो बच्चों के अंदर आप तनकीदी सलाहियत पैदा करना चाहते हैं और आप बच्चों को रट्टा लगा रहे हैं, तो ये सलाहियत, तो उस सलाहियत के लिए तो बच्चे को सोचना है। हाँ। सबसे पहले तो उसने सोचना है, फिर उसने उसको प्लान करना है और उसके बाद उसने उसके सॉल्यूशंस को दोबारा ढूंढने के लिए अपने जहन को दोबारा अप्लाई करना है, अपने नॉलेज को अप्लाई करना है, जो उसके पास इल्म मौजूद है उसके ब्रेन के अंदर जो भी स्टोर है वो अप्लाई करना है, अपने दोस्तों को बीच में लेके आना है, उनसे पूछना है सोल्यूशन, अपने टीचर्स को कंसल्ट करना है, अपने पेरेंट्स को कंसल्ट करना है, तो फिर वो किसी जगह पे पहुंचेगा ना जी। तो जब आप बच्चे को मौका नहीं देंगे कि आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद आने वाली ज़िंदगी के बारे में प्लान करें, तो उस बच्चे के लिए बहुत मुश्किल होगा। मुनीबत 35 लाख बच्चे हैं हमारे यानी मुल्क में जो 9th क्लास में रजिस्टर्ड होते हैं और फिर एग्ज़ाम भी देते हैं। अच्छा। 35 लाख बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे ना, तो गवर्नमेंट को मुसीबत पड़ जाएगी। तो वो चाहते ही नहीं, बिल्कुल मुसीबत पड़ेगी, क्योंकि देखें बच्चे जिसको आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया वो टू द पॉइंट बात करेगा। जिसका इस्लाम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया वो अल्लाह को मानना शुरू कर देगा, ये पीर बाबे शाबे ये सब ख़त्म। जिसका साइंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया वो साइंस में अपनी कोई जो भी जोहरात हैं वो दिखाना शुरू करेगा। जिसकी कंप्यूटर साइंस के अंदर अपनी कोई कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है वो उसमें आगे तरक्की और ग्रो करना शुरू कर देगा। ये जो रुकावट होती है ना जी, जहाँ हम किसी जॉब पे आके ठहर जाते हैं, ये वो रुकावट होती है जो हमारा जहन ये मान लेता है कि मैं इतने ही कैपेसिटी रखता हूँ या मेरी यही इतनी ही कैपेसिटी थी। लेकिन जो तख्लीकी सोच के हामिल बच्चे होते हैं वो कभी नहीं इस बात को एक्सेप्ट करते कि मेरी कैपेसिटी इतनी थी। वो अपनी कैपेसिटी को अनलिमिटेड समझते हैं और अनलिमिटेड जब समझते हैं तो वो नेक्स्ट स्टेप करते जाते हैं और फिर वो जाके एलॉन मस्क भी बनते हैं, सुंदर पिचाई भी बनते हैं और इस तरह के बहुत बड़े बड़े लोग भी बनते हैं। तो हमारे यहाँ बड़े लोगों का शुमार तो आपको मालूम है कि सियासतदानों का
किस एजुकेशन सेक्टर से होता है या क्या उनके लिए ज़रूरी है, किन एग्ज़ाम्स में उनको पास होना ज़रूरी है, तो वो सियासतदान बन जाएंगे और वो वज़ीर बन जाएंगे। तो वो एग्ज़ाम्स की तैयारी वो बेहतरीन करते हैं और हम अपने बच्चों को जो है ना उस एग्ज़ाम में नहीं डालना चाहते। नहीं, तो अब जैसे आपने तख्लीकी सलाहियत की बात की है, तो वो क्या इनबिल्ट होती है बच्चों के अंदर या उसको पैदा किया जा सकता है बच्चे के अंदर? देखिए, हर बच्चा तख्लीकी सलाहियतों के साथ पैदा होता है। सही है। जब तक वालिदैन की वो निगरानी में होता है तो रोज़ नए नए काम कर रहा होता है, नई नई चीज़ें सीख रहा होता है। हाँ जी। अल्लाह ताला ने बच्चे की जिबलत ही ऐसी बनाई है कि उसके अंदर ये ख्वाहिश है कि मैं नई चीज़ को दरियाफ्त करूं। कभी वो घर का ड्रॉ खोलता है, कभी वो किसी वार्डरोब को खोल लेता है, कभी किचन में जाके चीज़ों को खोल लेता है। इसका मतलब ये है कि उसका ब्रेन कुछ नया करना चाह रहा है, उसका ब्रेन कुछ नई चीज़ ढूंढ रहा है। जबकि ये बहुत छोटे लेवल की चीज़ें हैं ना जी। वो कभी अपने गार्डन में चला जाता है या अपने लॉन में चला जाता है या अपने प्लांट्स के पास चला जाता है, उनको भी डिफरेंट तरह से देखता है वो कुछ और बच्चे वो ऐसे होते हैं जो अपने टॉयज को भी तोड़ के दोबारा से उसको बनाने की कोशिश कर बच्चों ने रहे अक्सर आप होते हैं, देखें मिट्टी के machines घर को। बनाए होते हैं, हाँ। मिट्टी के घर बनाए होते हैं, समुंदर पे जाएं वहाँ मिट्टी के घर बना लेते हैं। तो ये इस बात की तो दलील है कि आपके बच्चों के पास तख्लीकी सलाहियत मौजूद होती है। ये तो बिल्ड इन है बच्चे के अंदर, हर इंसान के अंदर बिल्ड इन है। हाँ, अब उसको इस्तेमाल कैसे करना है, वालिदैन ने कैसे पॉलिश करना है, स्कूल ने कैसे करना है, अदारों ने कैसे करना है, और आखिरकार जो आपका एक करिकुलम, आपका सिलेबस बना हुआ है, उसको पढ़ने के बाद बच्चे के अंदर क्या सलाहियतें डेवलप होंगी, ये सब चीज़ों का फैसला उस वक्त होता है जब बच्चा इन तमाम मराहिल से गुजर के आगे पहुँचता है। बहुत सारे वालिदैन बड़े पढ़े लिखे होते हैं, अच्छी एजुकेशन होती है, वो अपने बच्चे पे ज़्यादा काम करते हैं, उनके बच्चे ज़्यादा बेहतर होते हैं। बहुत सारे स्कूल बहुत अच्छे होते हैं, वो अपने बच्चों पे बहुत अच्छा काम करते हैं। जैसे लास्ट प्रोग्राम में मैंने आपसे कहा था कि स्कूल जो है वो फाइन मोटर स्किल पे काम करता है, हॉलिस्टिक लर्निंग पे काम करता है। अब बहुत सारे स्कूल ओनर ऐसे हैं जिनको ये भी नहीं पता होता कि फाइन मोटर स्किल्स होती क्या हैं, हॉलिस्टिक लर्निंग होती क्या है। वो काम करवा रहे होते हैं क्योंकि उनका जो सिलेबस बनाया होता है प्राइवेट पब्लिशर ने बनाया है, किसी प्रोफेसर साहब ने बनाया, किसी और टीचर ने बनाया, उसने तो उन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखा है ना। बेशक स्कूल वाले को नहीं मालूम है, लेकिन उसका बनाने वाले को मालूम है कि मैंने वो कैसे तख्लीक की है। अगर हम ओ लेवल्स को देखें तो उनका जो करिकुलम है वो इन तमाम चीज़ों के ऊपर डिज़ाइन किया जाता है, और इसी को देखते हुए, इसी को कॉपी करते हुए हमारे यहाँ के जो आम जो प्रोफेसर साहिबान हैं या बुक पब्लिशर्स हैं, जो उन्होंने भी अपनी इन चीज़ों को डेवलप किया है। तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली बच्चे के अंदर स्कूल जाने के साथ अच्छे स्कूल बिल्ड इन कर रहे होते हैं, उसको प्रमोट कर रहे होते हैं, उसे मोटिवेट कर रहे होते हैं, उसको उभार रहे होते हैं, उसके अंदर से वो चीज़ निकाल रहे होते हैं। तो बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे आपको मालूम है कि क्या सूरत हाल है। अब उसका जिक्र बार बार करने से हमें भी लगता है, हमें भी खुद ज़रा महसूस होता है कि इतनी दफ़ा जिक्र नहीं करना चाहिए। तो खैर एनीवेज, कहने का मकसद ये था कि ये जो बच्चे की तख्लीकी सलाहियतें हैं, ये वालिदैन, स्कूल, टीचर और जितने मराहल से गुजर के वो मैट्रिकुलेशन या FSC करता है, इस सब के सब अरसा के अंदर वो इसको डेवलप कर सकता है, और डेवलप करने के बाद वो अपनी परफॉर्मेंस भी दिखा सकता है। आज एक नया दौर आ गया जिसमें होम स्कूलिंग है, जिसमें सेल्फ लर्निंग है। तो आज बच्चों के पास ये भी क्वालिटी है, या बच्चों के पास ये एक मौका है कि वो अपनी सेल्फ लर्निंग को यूज़ करते हुए, चैट बॉट्स हैं, चैट GPT है, इनको यूज़ करते हुए बहुत सारी तख्लीकी सलाहियतें जो उनके अंदर हैं या उनके अंदर तनकीदी जो नज़रियात हैं उसको उभार के उसके साथ वो डिस्कस करके अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये तो आज वैसे बहुत आसानी है। बाज़ औक़ात मैं अपने बच्चों से ये कहता हूँ, ये स्कूल के बच्चों से भी ये कहता हूँ कि आप एक बड़े अच्छे दौर में रह रहे हैं, क्योंकि जब हम आपकी एज में थे हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन, इतना नॉलेज, इतनी एक्सेस नहीं थी कि हमारा मसला था, कोई हमें कहीं पे प्रॉब्लम आती थी और हमने उसको रिजॉल्व करना होता था, हमें बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता था, अपने प्रोफेसर को मिलना पड़ता था, लाइब्रेरी जाना पड़ता था, हाँ जी, अपने फ़र्ज़ करें हमारी फैमिली में कोई ज़्यादा पढ़े लिखे साहब हैं, उनसे मिलना पड़ता था, उनसे पूछना पड़ता था। अब तो आप विदिन सेकंड्स आप अपना आंसर ले लेंगे। तो हमें उसके लिए काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती थी। आपको सिर्फ 3-4 क्लिक करने हैं और आपका आंसर आपकी टेबल पर आ जाना है। तो आपके पास ये एक मौका है, आपके पास ये एक्सेस है, आप इसका भरपूर फ़ायदा उठाएँ। और मैं यहाँ पे ये भी गुजारिश करूँगा कि ये देखें, ये मौका सबके पास है। इस वक्त जितनी दुनिया में जो भी ये हमारी जनरेशन Z चल रही है और ये जनरेशन अल्फ़ा चल रही है, इन सब के पास ये मौका है। और अगर ये बाकी दुनिया तो आगे प्रोसेस कर जाएगी और प्रोग्रेस भी कर जाएगी, तो अगर हमारे बच्चों ने इसको प्रोसेस ना किया, फिर प्रोग्रेस ना की, तो डेफिनेटली फिर हम दुनिया से पहले भी पीछे हैं और मज़ीद पीछे रह जाएंगे। और फिर वही हमारा माइंडसेट होगा कि वो 50,000, 60,000, 70,000 सैलरी ले लें, जॉब कर लें और हम अपने आप को सुबह से जाएं शाम तक और अपने आप को, अपने मामलात को करें। लेकिन दुनिया में आने वाले वक्त में ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। आज भी देखें ना, अगर आप आज के दौर में देखें, आजकल के दिनों में देखें, ये जुलाई का महीना है, टैक्सेस आए, पहले फेडरल गवर्नमेंट ने टैक्सेस लगाए, फिर हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने टैक्सेस लगाए, हर बंदा परेशान हुआ। अब इस परेशानी के अंदर क्या था, हमारे पास जो तनकीदी सोच थी और हमारे पास जो तख्लीकी सोच थी वो इसको मैनेज कर सकती है।
हमारी जो हुकूमतें हैं जब से आई उन्होंने हमें प्रॉब्लम्स देनी है, उनका काम ये है, वो डिज़ाइंड ऐसी हैं, उनका काम है कि लोगों को हर वक्त तकलीफ में रखें, लोगों को हर वक्त मुश्किल में रखें, लोगों को हर वक्त ऐसे हालात में रखें कि वो अपने हालात से लड़ते रहें। लेकिन कहीं ना कहीं पंजाब हुकूमत कुछ इनिशिएटिव्स ले रही है। अब आज जैसे मैंने स्टोरी पढ़ी कि एजुकेशन ऑन व्हील जो है ना वो एक प्रोग्राम लेकर आया जा रहा है कि ऐसे इलाके जहाँ पर जो है मयार तालीम सही नहीं है या स्कूल्स वगैरह नहीं है तो वहाँ पर एजुकेशन ऑन व्हील्स होगी कि जैसे मेडिकल था ना, मेडिकल की सहूलियात दी जाती थी ऑन व्हील्स, इसी तरह एजुकेशन ऑन व्हील दी जाएगी। वो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। एक्चुअली ये वो एजुकेशन है जो लोगों को नजर आएगी, अच्छा। व्हील्स पे जाएगी। उसमें जब होगा वो आप 1 किलोमीटर एक गाड़ी रास्ता तय करती है ना, तो उसका एक अंदाजा लगाया जाता है, जो मार्केटर लगाते हैं कि इसको 1.5 लाख बंदा देखेगा। तो ये एक मार्केटिंग की टेक्निक है। हाँ, आप इसको इस तरह सोचें। अगर गवर्नमेंट ने काम करना था तो 9th का सिलेबस 30% बढ़ा दिया गया है कि बच्चे मजीद रट्टा लगाएं, कॉन्सेप्ट ले ही ना। बढ़ा दिया गया जी 9th का सिलेबस 30% बढ़ा दिया गया है। केमिस्ट्री के 8 चैप्टर थे, 13 कर दिए गए हैं, फिजिक्स के, बायो के, मैथ्स के तकरीबन इसी रेशो से बढ़ा दिए गए हैं। तो ये बेसिकली गवर्नमेंट की ये वर्किंग है, ये प्लानिंग है। आप देखें तो मुझसे पूछा जाए या किसी भी एजुकेशनिस्ट से पूछें तो वो ये कहेगा कि गवर्नमेंट की कारकर्दगी ये है कि बच्चों का सिलेबस मुश्किल किया है, आसान किया है, कॉन्सेप्शनल किया है, क्रिटिकल थिंकिंग का वाला किया है, कौन सा किया है, वो यहाँ पे आपको डिसाइड करके बताएगा कि गवर्नमेंट क्या काम कर रही है। जो काम नज़र आने के लिए किए जाते हैं वो काम और हैं, जो हकीकत में किए जाते हैं वो डिफरेंट हैं। 35 लाख बच्चे को जब आप करिकुलम एक्स्ट्रा दे देंगे, उस करिकुलम के अंदर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स बढ़ा दिया, कंप्यूटर साइंस भी बढ़ा दिया। और अब आप अक्सर सुनते हैं कि हमने जो मैट्रिकुलेशन में फिजिक्स पढ़ी, केमिस्ट्री पढ़ी, वो हमने लाइफ में कहीं इंप्लीमेंट नहीं की। 90% बच्चों ने लाइफ में कहीं इंप्लीमेंट नहीं की होती है। ना फाइनेंशियल लिटरेसी डाली। 10,000 दफ़ा आपके प्लेटफॉर्म पे इसकी रिक्वेस्ट की गई कि आप फाइनेंशियल लिटरेसी बच्चों को डाल के दें, क्रिटिकल थिंकिंग बच्चों को डाल के दें। बच्चों के जो ह्यूमन साइकोलॉजी है बच्चों का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आने वाले दौर के लिए बच्चों को ह्यूमन साइकोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग होना और ह्यूमन साइकोलॉजी को समझते हुए अपने आप को, अपने बिजनेस को, अपनी जॉब को करना उनके लिए कामयाबी के बहुत सारे रास्ते खोलेगी। तो इस तरह के और बहुत सारे टॉपिक हैं जो बच्चों की एजुकेशन में इनकैलकुलेट होने चाहिए। अच्छा। लेकिन वो नहीं हुए और वो चीज़ें उसमें इंक्लूड कर दी गई हैं जिसकी ज़रूरत नहीं थी। बच्चों को अर्निंग के तरीक़ेकार, स्किल्स देना बहुत ज़रूरी है। वो चीज़ें आप ऐड करें और वो ऐड करें जिससे बच्चा फौरी तौर पे काबिल हो सके पढ़ाने के। उनको ऐड ऑन करके तो वो बच्चों का जो सिलेबस है वो बढ़ाते जा रहे हैं, तो बच्चों के ऊपर बर्डन ही है। तो कोशिश तो हमने की है कि किस तरह बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ लेकर जाया जाए, उनके अंदर जो सलाहियतें हैं, जो तख्लीकी सलाहियतें हैं, क्रिएटिविटी है, उसको किस तरह बढ़ाया जाए, उसके ऊपर हमने बात की। रज़ा रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे। रज़ा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।